कल हमने रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया था और उस फॉर्मूले में n स्क्वायर के साथ तमाम कांस्टेंट वैल्यूज का एक एक्सप्रेशन था जिसको हमने a नॉट कहा। और अब हमने आपसे कहा था डेरिवेशन तो उतनी है जितनी कल हमने की थी, दैट्स द फर्स्ट पार्ट। अब एक अलग से चीज पूछी जाती है कि आप उस फॉर्मूले को यूज करके उसमें कांस्टेंट्स की वैल्यूज पुट करके किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल के दिखाएं। मिसाल के तौर पर कहते हैं सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकाल के दिखाएं, तो आप n की जगह 2 पुट करेंगे और a नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो इसलिए अब हम आपके सामने कर रहे हैं हाउ कैन वी कैलकुलेट a नॉट। अच्छा, अभी फिलहाल a नॉट की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके बाद तो हमें पता चल जाएगी कि क्या आएगी। तो हमारे बच्चे कितने समझदार हैं, तो आंसर ले आएंगे वो। याद रखिए, जब क्वेश्चन ये होता है कैलकुलेट, तो डायरेक्ट आंसर लिखने के 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको हर हाल में इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालना है। यानी h की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कीजिए, लिखिए। एक साथ डायरेक्ट आंसर लिख देंगे मतलब आपने जबानी लिखा, आपने कैलकुलेट नहीं किया, कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए ये ध्यान में रखना है। अब मैं आपके सामने वैल्यूज लिख रहा हूँ, कांस्टेंट सारे गिवन होंगे, उनके रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपकी स्किल सिर्फ ये चेक होनी है क्या कैलकुलेटर से एक्सपोनेंट नंबर्स की सही कैलकुलेशन हम कर सकते हैं या नहीं। तो आइए, ये है फॉर्मूला। h की वैल्यू 6.626 into 10 raised to the power minus 27 अर्ब्स सेकेंड। याद रखना है, आपका फॉर्मूला सीजीएस सिस्टम में है, ठीक है। h की वैल्यू एमकेएस सिस्टम में है 6.626 into 10 raised to the power minus 34 और यूनिट है जूल इंटू सेकेंड। हम चूंकि सीजीएस सिस्टम में है इसलिए वैल्यू में चेंज आ गया, ये बस ये ध्यान में रखना है। पाई की वैल्यू 22/7, इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 into 10 raised to the power minus 28 ग्राम और Z एटॉमिक नंबर 1 है। चार्ज की वैल्यू है 4.8 into 10 raised to the power minus 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, अब यहाँ ये समझ लीजिए कि मकसद यहाँ आपको शर्मिंदा करना नहीं है। एक खुले दिल से अपना इंस्पेक्शन खुद करेंगे, ईमानदारी से कैलकुलेटर यूज करके आंसर निकालेंगे। इफ यू आर एबल इंशाल्लाह टू गेट द राइट आंसर, इससे अच्छी बात होगी। लेकिन इन केस आपका जवाब नहीं आ रहा तो इसका राइट टाइम कि हम यहाँ बैठकर इस बात को एनालाइज करें कि वेयर वी परफॉर्म द मिस्टेक, ताकि इम्तिहान में ना छुपाना नहीं था। तो अपनी गलती रियलाइज करें। कोई सिली मिस्टेक बच्चा करता है कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते वक्त तभी गलत जवाब आता है। तो लेट्स ट्राई। I write your answer please. 5.29 into 10 raised to the power minus 23. ये एक जवाब हमारे पास आ गया। I am not commenting on it until and unless I get other answers.
की पावर -9। चलो दो जवाब हो गया। अरे भाई ये तो कोई बहुत सारे आ रहे हैं। 8.092 into 10 is to the power -21। क्या है बेटा? अभी नहीं किया, कर रहे हैं काम में। Almost 5.29 is ये दो टिक आए थे भाई, ये 2 वोट मिल गए थे। आपने वोटिंग पे फैसला हुआ। 4.728 into 10 की पावर -9। एक जवाब है सही, थोड़ी ऐसी एक्साइटेड हो गया। This one 8.02 exponent plus 29. Oh my God. -9 तो वो लिखा। ये मुझे लग रहा है यही कुछ जवाब बन रहा है। बहुत सारे बच्चों आ गए। चलिए आए फिर आप कंप्यूटर जी से पूछते हैं क्या जवाब है। आ जाओ भाई। अच्छा पहली बात तो ये कि सही वालों को और गलत वालों को परेशान, घबराना और खुश होना दोनों वाजिब नहीं है। सिर्फ ये देखा जाए कि अगर आपका जवाब ये नहीं आया, बल्कि अभी तक कुछ भी नहीं आया, तो भी अफसोसनाक बात है। और अगर गलत आया था तो व्हाट वाज द वो मिस्टेक दोबारा नहीं। दैट्स इट। तो इसलिए ज़्यादा हम जज्बाती ना हो। करने का तरीका ये है कि सबसे पहले वैल्यूज लिखी, ये मैंने सारी वैल्यूज पुट की, जहां स्क्वायर था वहां स्क्वायर लगाया जो गलती ना हो। सेकेंड स्टेप, स्क्वायर जहां जहां है वहां स्क्वायर कर दें। कुछ मैं भी कर दूं, मेरे पास तो कैलकुलेटर भी है।
तो अब मैंने जिसको स्क्वायर करना था वो स्क्वायर करके लिख दिया, न्यूमरेटर ऐसे ही रहने देता हूँ। अब डिनोमिनेटर की सारी चीजें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन दोनों को डिवाइड करें, तो 5.29 या 5.30 इट्स सेम। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जिसने निकाला था उसने बिल्कुल सही निकाला। जिनका आंसर ये आया इसका मतलब कहीं कोई पावर सॉल्व करने में गलती। हाँ, वो माइनस पॉइंट करेंगे, बिल्कुल सही। आपने -32 लिखा तो ये बिल्कुल सही। तो इसी तरह जिन्होंने ये जवाब निकाले ऑब्वियसली उनसे कोई और ब्लंडर हुआ, तो अपनी गलती माफ करें। अभी और भी आएंगे मरहले और चेक हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से है कि वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्सपोनेंट्स नंबर विद आवर कैलकुलेटर। तो उसका तरीका यही है कि यू शुड बी यूज्ड टू, तो अपने कैलकुलेटर को समझें, प्रैक्टिस करें। उसकी वजह मैं अपने का इसीलिए यूज कर रहा हूँ कि आपकी इत्तला के लिए अभी जब मैंने करना शुरू किया है तो मेरे मोबाइल पे जो कैलकुलेटर स्पीड था मुझे नहीं समझ आया, मैंने देसी तरीके से किया, क्योंकि वो हर कैलकुलेटर का फंक्शन ना थोड़ा सा चेंज होता है, तो बंदा थोड़ी देर लगता है उससे सेट होने में। तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने अपने लिए किया, मुझे याद था सीधी बात है कि मुझे कैलकुलेटर तो मैं ऐसे कर रहा था मतलब। तो इसीलिए मैं तमाम बच्चों से कहता हूँ कि यू शुड टेक योर ओन कैलकुलेटर एंड ट्राई टू सॉल्व। हर एक में एक्सपोनेंट लाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इवन स्क्वायर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यू शुड बी एबल टू परफॉर्म कैलकुलेशन विद योर ओन कैलकुलेटर, वरना इम्तिहान में बहुत जिंदगी हुई। आपकी इत्तला के लिए पेपर देखेंगे तो ये पिछले 10 सालों में 2 या 3 दफा मिलेगा हमें, 3 नंबर का सवाल है ये। दिस थिंग जो वैसे देखा जाए तो इट्स वर्थ नथिंग यार, ये क्या मतलब फर्स्ट ईयर का बच्चा ये गिवन होता है, पूरा डाटा बना के देते हैं और कहते हैं जस्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालो, दैट्स 3 मार्क्स। तो तोहफा है। और अब तो और भी हो गया क्योंकि अब आंसर याद हो गया, अब गलती नहीं हो सकेगी। अब तो आपको चल गया यही आना है, तो फर्स्ट करें वहां बैठकर कुछ और आ रहा होगा तो अलार्म बजाने की कोई गलती करो, दोबारा क्योंकि अब हमें आंसर पता लग गया। अच्छा, अब तीसरी और आखिरी बात, ये आंसर जो मैंने लिख दिया है आपके सामने सेंटीमीटर में, क्योंकि सीजीएस सिस्टम चल रहा था, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मैं डेसिमल यहां ले जाऊंगा पावर 1 बढ़ जाएगी, -9 छोटी पावर है, -8 ये इसलिए मैंने किया कि अगर हम सबको याद आ जाए तो 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर
और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब अगर मैं इसे डिग्री एंगस्ट्रॉम कर दूं तो बहुत पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपसे कह दिया था एटम से रेलेवेंट जितने भी डिस्टेंसेस हैं, चाहे वो वेवलेंथ का हो चाहे वो एटम के रेडियस का, उसके लिए एप्रोप्रिएट यूनिट डिग्री एंगस्ट्रॉम है। तो हम उसी यूनिट पे लिखते हैं इसे। तो दिस शुड बी रिटन एज ये हो गई मुख्तसर तरीके बात। तो अब आपका जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था उसके मुताबिक सिंस रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बराबर है n स्क्वायर a नॉट, तो अब a नॉट की वैल्यू निकल आई है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं n स्क्वायर टाइम्स 0.53 डिग्री। तो अब आपको जिस ऑर्बिट का रेडियस चाहिए n की वैल्यू पुट कीजिए और निकालिए। जैसे फॉर n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, r1 कहेंगे, n की जगह 1 पुट करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सर ये जो आपने a नॉट निकाला था ये दरअसल फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ही था, क्योंकि जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा ना। अब अगर मुझे सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है r2 तो n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.53, तो n2 का स्क्वायर होता है 4, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस था वो 4 से मल्टीप्लाई होगा 2.12 डिग्री एंगस्ट्रॉम। तो अब आपको जिस ऑर्बिट का रेडियस निकालना है निकाल सकते हैं। 3 का थर्ड का निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, वो a नॉट 9 टाइम्स a नॉट हो जाएगा। फोर्थ ऑर्बिट n का स्क्वायर 16, तो वो 16 टाइम्स हो जाएगा। तो अब ये जो हिस्सा है इसका ताल्लुक डेरिवेशन से नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। कुछ बच्चे जाहिर बात है याद रहती नहीं बात, कॉपी में एक साथ लिखा हुआ है, इम्तिहान में आया डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम डिराइव किया, उसके बाद ये भी सब लिख दिया। अब जाहिर बात है आपने ज्यादा लिखा है, मैं उसकी क्यों नंबर काटूंगा, मैं तो रेडियस की डेरिवेशन देखूंगा, सही है नंबर पूरे दिए, ये ऐसे करके क्रॉस कर दूंगा। ये एक्स्ट्रा लिखा है बच्चे ने, आपका टाइम ज़ाया हो गया भाई में, ठीक है ना। तो इसलिए ये जहन में रखना है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। पूछा जाए कि प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a नॉट या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, तो आप पहले a नॉट निकालेंगे फिर सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकाल के दिखा देंगे। तो जैसे पूछा जाएगा तब लिखेंगे और इसके अलग से नंबर होंगे, ये डेरिवेशन का हिस्सा तो है नहीं, उसके अलग से नंबर है। तो अब ये हिस्सा खत्म, अब हम अपनी डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। बीच में हमने एक्स्ट्रा चीज लिया है, हमने अभी तक सिर्फ पहला हिस्सा किया है। अब सेकंड पार्ट क्या है कि रेडियस आ गए, अब इन रेडियस की मदद से हर ऑर्बिट की एनर्जी निकालते हैं। शुरू में कहा था हर ऑर्बिट एक खास एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उन्हें एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी कम है, जो न्यूक्लियस से दूर है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो अब हम इन्हीं रेडियस की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हर ऑर्बिट से जो एनर्जी एसोसिएट है उसे कैलकुलेट करेंगे या उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। So this is the second part of our derivation. Energy of electron in nth orbit. When I say energy, तो टेक्निकली एनर्जी ऑर्बिट की नहीं है, रास्ते की नहीं होती, एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होगी जो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा उसकी क्या एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में होगा उसकी क्या एनर्जी है, ऐसे है। तो हमने कहा जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। तो
तो इधर इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही कहेंगे, टोटल एनर्जी, उसका सिंबल बनाते हैं कैपिटल ई, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन एज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। अब छोटी सी इथिक्स है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हम कहते हैं ना कि मैच्योरिटी आ जाए, मैच्योरिटी से मुराद क्या होती है? छोटा बच्चा कैसे बात करता है, बड़े बच्चे के बात करने में फर्क होना चाहिए। छोटा बच्चा खाते पीते वक्त कितनी गंदगी मचाता है, बड़ा बच्चा ऐसा ना करे। छोटे बच्चे खाते हैं, दूध यहाँ से टपक रहा है तो प्यारे लगते हैं, आप अगर ऐसे करेंगे तो इसका मतलब है एज के साथ थोड़ी सी हमारी हरकतें वही हैं, लेकिन छोटी एज में अच्छी लगती है, बड़ी में नहीं लगती। यही पढ़ाई में है। अगर हम कॉपी में कीड़े मकोड़े बनाए, छोटा बच्चा बना रहा है तो सबको अच्छा लग रहा होगा कि अच्छा लिख रहा है, कीड़ा मीड़ा ये बना दिया उससे बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन पहले आप बनाए कैसी सुनने को मिलेगी। इसी तरह वक्त के साथ साथ थोड़ी सी हमारे अंदर समझ आनी चाहिए। इसका ताल्लुक किस चीज से है? हमने एक डेरिवेशन की रेडियस की और उसमें क्या किया, जहां जहां जरूरत समझी रेफरेंस के लिए इक्वेशंस के नंबर लगाए, 1 2 3 4 और 5 तक लगाए, ठीक है ना। अच्छा, अब चूंकि ये हिस्सा कंटिन्यूएशन में है, तो अब यहाँ जब मैंने बात शुरू की तो इस इक्वेशन का नंबर क्या होना चाहिए? दिस शुड बी 6। अब होता क्या है, फर्स्ट एलए इम्तिहान में आपसे सवाल किया जाए डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉम, रेडियस नहीं पूछा, तो आप शुरू यहाँ से करेंगे। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? ये ना हो रटा रटाया 6, एग्जामिनर ढूंढ रहा हो पहले 1 से लेके 5 तक आए, तो ये ख्याल हो कि ये जो हम नंबर लगाते हैं ये अपने रेफरेंस के लिए लगाते हैं। इवन ये भी मुमकिन है कि जब आप डेरिवेशन करें तो हो सकता है आप नंबरिंग अपनी लगा दें। भाई आपको लगे सर पता नहीं आपने इस इक्वेशन को 1 कहते जरूरत ही नहीं, तो आपके नंबर ये होंगे रेडियस इक्वेशन 4 बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पता आप ज्यादा लगा दें, आप कहते हैं इक्वेशन, क्योंकि मुझे याद पड़ा है मैंने नोट्स में जो डेरिवेशन की तो मेरी 4th इक्वेशन है, क्या मैंने एक ज्यादा बना दी होगी, ये तो अपनी मर्जी है, तो ये नंबरों में जज्बाती होगी कुछ। अब अगर ये डेरिवेशन से शुरू करेंगे तो दिस इज इक्वेशन 1, अभी चूंकि मैं अपने ऑर्डर में चल रहा हूं, दिस इज माय इक्वेशन 6। ओके, अब इसमें कौन सी दो एनर्जीज हैं? अब मेरा काम है कि मैं इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या है वो लिखूं और फिर यहाँ पुट कर दूं, किसका खत्म हो जाएगा। तो अब मेरा सवाल है पोटेंशियल एनर्जी आपसे, कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सोचे समझे बगैर हमारा तरीका, हमारे से मुराद सिर्फ आप नहीं है, जितने भी आज तक मैं जब ये सवाल पूछता हूँ आवाज़े बुलंद यही जवाब आता है MGH। फिर मुझे वही कहना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली रट्टे हमें कहीं के नहीं। आइए आपके जवाब पे बहस करते हैं। आपने मुझे जवाब दिया MGH, M क्या है? G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। H क्या है? मुझे बताइए मैं एटम में ये हाइट कहां से लाऊं, मैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहां से लाऊं? ये फॉर्मूला उस ऑब्जेक्ट के लिए है जिसे सरफेस ऑफ द अर्थ से पुल करके ऊपर उठाएं टू ए सर्टेन हाइट, तो जो वर्क हम उसके ऊपर करते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, और चूंकि हम ऐसा करके ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई जी आ रहा है। एटम के अंदर तो ग्रेविटी नहीं है ना भाई, एटम में कौन सी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में है? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। उसमें हाइट नहीं, उसमें डिस्टेंस आएगा। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो फिर फॉर्मूला MgH तो नहीं होना चाहिए, और ना ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। जब आपने पहली दफा ये फॉर्मूला पढ़ा था मैट्रिक में, तो आपसे कहा गया था
पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस भी फोर्स पर आप काम कर रहे हैं उसको। तो पोटेंशियल एनर्जी का असल फॉर्मूला है इट इज द नेगेटिव वर्क डन। तो वर्क का क्या फॉर्मूला है? F डॉट P। तो अब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से लिफ्ट करके सर्टेन हाइट पर लेके जाता हूं तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? h। और मैंने कौन सी फोर्स लगाई इन ऑर्डर टू टेक दैट ऑब्जेक्ट अपवर्ड? जो फोर्स मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए लगाऊंगा इट विल बी इक्वल टू इट्स वेट, और वेट बराबर होता है mg। तो फोर्स की जगह mg लिखा, v की जगह h लिखा, फॉर्मूला हो गया mg। तो ये फॉर्मूला किस पर अप्लाई हुआ है? इन ग्रेविटेशनल फील्ड। मैं इस वक्त एटम में हूं तो मैं शुरू करूंगा कहां से? पोटेंशियल एनर्जी बराबर है नेगेटिव वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला है F डॉट डी। अब आप बताएंगे यहां F कौन है? यहां F है कूलम्स फॉर्मूले वाला F, जो ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं डेरिवेशन ऑफ रेडियस में, जिसमें k की वैल्यू 1 कर दी थी हमने क्योंकि हम सीजीएस सिस्टम में हैं। तो द F इज ZE² ओवर R²। बेशक दो पेज पलट के देख लें। कूलम्स के फॉर्मूले में जब हमने वैल्यू पुट की थी तो हमारा आंसर आया था ZE² ओवर R², और डिस्प्लेसमेंट कितना है? रेडियस के बराबर। तो अब अगर मैं ये दोनों चीजें पुट करूं तो आई कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन। This implies that potential energy is equals to minus ZE² over R² dot R। तो एक R कैंसिल हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन शुड बी माइनस ZE² over R। कॉल इट इक्वेशन 7। जनाब ये तो निकला पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने कहा व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोकाइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या है? सन्नाटा हो जाता है, अब घबराया हाफ mv स्क्वायर। इसमें कोई ऐसी कहानी नहीं है कि वो ग्रेविटी और ये मास m हमारे यहाँ भी वही है, तो ये तो बिल्कुल सही है, हाफ mv स्क्वायर अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अलबत्ता हमें फौरन याद आएगा कि हमने जो रेडियस की डेरिवेशन की थी उसका पहला स्टेप ये था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स है वो तो कूलम्स फोर्स है, और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो आपके सामने ये फॉर्मूला आया था कि the force of attraction between electron and proton is ZE² over R² and it is equals to centripetal force that is mv² over R। ये हमने वहां यूज किया था। तो अब आपको नजर आ रहा है इसमें mv² की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से mv² किसके बराबर हुआ? ZE² over R² डॉट R। R से एक R कैंसिल, और mv² आ गया ZE² over R। तो अगर मैं इस वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करूं तो क्या हो जाएगा? This implies that काइनेटिक एनर्जी जो के बराबर है हाफ mv² के, और mv² बराबर है ZE² over R के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो दिस इज माय वैल्यू फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो अब मेरा काम है इक्वेशन 7 से पोटेंशियल एनर्जी उठाऊं, इक्वेशन 8 से काइनेटिक एनर्जी उठाऊं, और इन दोनों को पुट कर दूं इक्वेशन 6 में, तो टोटल एनर्जी मिल जाए। सो पुट इक्वेशन 7 and 8 in 6. This implies that total energy should be equals to minus ZE² over R² plus half ZE² over R।
तो अब सिंपल तरीका अपनाऊं तो z² कॉमन ले सकता हूं, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा हाफ और z² ओवर r कॉमन। तो -1 में हाफ प्लस करूं क्या आएगा, -हाफ। आप चाहें तो अलग से -1 प्लस हाफ एलसीएम लेंगे 2 -2 प्लस 1 -1। तो इसका मतलब है इसका जवाब आया -1/2 ze² ओवर r, जिसको मैं लिख सकता हूं -ze² डिवाइडेड बाय 2r। ये एनर्जी का फॉर्मूला है और आपको नजर आ रहा है इस फॉर्मूले में रेडियस है और उसका फॉर्मूला हमें पहले से पता है। तो अब अगर मैं यहाँ रेडियस पुट करूँ तो जिस ऑर्बिट का रेडियस पुट करूंगा उस ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी। तो कर देते हैं ये काम। Since radius is equals to n square h square 4 pi square m z square, this implies that energy बराबर है -ze² ओवर 2 और r की जगह ये पूरी चीज आ गई। हो गई बात। फिर वही फैसला, जो चीज डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ E = -ze² मल्टीप्लाई बाय 4 pi square m ze² डिवाइडेड बाय 2n² h²। और तो कुछ हो नहीं सकता, ये 2 और ये कैंसिल हो गया। सिंपलीफाई कर दूं, E बराबर है -2 pi square m z² e⁴ n² h²। चेक करके देखिए, मैंने जिस तरह से सिंपलीफाई किया है आप उसी तरह करें, आप इससे हटकर करें, आ चलेगा। ये है वो फॉर्मूला जो आप एनर्जी का फॉर्मूला कहलाता है। अगर आप नोट करें तो सिर्फ फॉर्मूले की अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेकिन टर्म्स वही आ रही हैं जो रेडियस में थी। उसी तरह n आ रहा है, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में चला गया। इसी तरह h भी डिनोमिनेटर में चला गया, वही पाई स्क्वायर है, वही m है, वही z है, वही e है, बस सबकी पावर और प्लेसमेंट तब्दील हो गई, कांस्टेंट वही है। तो यहां भी वही फैसला कर लीजिए, n ऑर्बिट का नंबर है, हर ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू चेंज होती जाएगी, मगर बाकी सब तो फिक्स हैं। तो जिस तरह वहां सारे कांस्टेंट्स को मिलाकर a0 कह दिया था, यहाँ सारे कांस्टेंट को मिलाकर इसे भी कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि ये तो डिफरेंट वैल्यू होगी ना, पावर चेंज हो गई है। तो मैंने कहा ओके, इस फॉर्मूले को सिंपलीफाई कर देते हैं और ये कहते हैं कि टेकिंग 2 pi square m z² e⁴ divided by h² is equals to k, इसे k कह देते हैं। तो ये फॉर्मूला इक्वेशन 10 बन जाएगी। एनर्जी फॉर द nth ऑर्बिट should be equals to -k divided by n²। ये हमारी डेरिवेशन एनर्जी की। अब जाहिर सी बात है आपका दिल कहेगा सर यहाँ भी वैल्यू निकालें हम, तो कब ये सरप्राइज हो जाए हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा शायद ये इंटर वाले ख्याल करते हैं। हमेशा उन्होंने जब भी कैलकुलेशन करने को कहा तो रेडियस का ही कहा, वरना दिस इज आल्सो वेरी गुड कि अब आप a की वैल्यू वही सारी वैल्यू है h और सब पुट करें और निकाल कर देखिए क्या आती है, अपनी प्रैक्टिस में जाएगी। तो 12 a की वैल्यू अगर ये आज होमवर्क ले लें आप
अब सबके कांस्टेंट्स आपके पास लिखे हुए हैं, पाई 22/4, m 9.11 into 10 to the -28, z 1 है, e 4.8 into 10 to the -10 और h की वैल्यू 6.626 into 10 to the -26। अभी भी लिखिए, पुट कीजिएगा, ऊपर गया आपका, आंसर निकालिएगा। आंसर मैं बता देता हूँ, तो निकालना आसान हो जाएगा ना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो k की वैल्यू आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि En बराबर हो गया -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब आप n की वैल्यू पुट करके हर ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो फॉर n इक्वल्स टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी, वैसी बात है 13.6 जो है -13.6, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। तो जो k है असल में ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ही थी। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, E2 -13.6 2 का स्क्वायर -13.6 डिवाइडेड बाय 4 -3.4। ध्यान में रहे -13.6 छोटी वैल्यू है और -3.4 बड़ी है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है। इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आप सब निकाल सकते हैं। फिर याद दिला दूं, दिस पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन डेरिवेशन। ये जो मैंने ब्लू से लिखा है ये डेरिवेशन के साथ शो करना जरूरी नहीं, डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो उसके नीचे लिख दें, इक्वेशन 10 represents an expression for energy of electron in nth order। तो ये हो गए अब हमारे दो हिस्से। लास्ट टाइम रेडियस निकाल कर गए, अब हमने एनर्जी निकाली। क्योंकि यहाँ के कांस्टेंट की वैल्यू को कभी इम्तिहान वालों ने निकलवाया नहीं था, इसलिए मैंने निकलवाने के बजाय डायरेक्ट आंसर बता दिया। अलबत्ता आपसे कहा है कि आप इसे घर से प्रैक्टिस की गर्ज से जरूर कीजिए ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए। और अब तीसरा और आखिरी हिस्सा होगा कि नाउ यू हैव एनर्जी फॉर एवरी ऑर्बिट। तो अब आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो फोटोन एमिट करता है, जिसका फॉर्मूला होता है E2 - E1 = h²। तो यूजिंग दैट फॉर्मूला ऑफ बोहर्स थ्योरी अब हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे जिससे हम उस फोटोन की वेवलेंथ निकालेंगे जो किसी भी एटम से एमिट हो सकती है। और हमने आपसे कहा था हाइड्रोजन के एटम से 21 डिफरेंट वेवलेंथ एमिट होती हैं, उनका फॉर्मूला निकल आएगा। दैट इज थर्ड एंड फाइनल पार्ट। तो ये यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम।